my dear student, welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग 10 डे स्टडी फॉलो कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, जिसमें हम लोगों ने मनी, बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट और गवर्नमेंट बजट ये 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 5 चैप्टर देखेंगे फिस्कल पॉलिसी का, और आज ही आप लोगों के लिए नेशनल इनकम की वीडियो आएगी 18 और चैप्टर 19, 2 चैप्टर और आएंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि डेट शीट आ गई तो बहुत तेजी से हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे और रेगुलर वीडियो आती रहेगी। अब कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तबियत मेरी ठीक नहीं थी और कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से, बट अब रेगुलर वीडियो आप लोग के आती रहेगी जब तक आपका 11 मार्च को आपका अकाउंट्स का पेपर नहीं हो जाता है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखते हैं फिस्कल पॉलिसी में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। देखो फिस्कल पॉलिसी से पहले आपका टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, तो पब्लिक फाइनेंस की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखो पब्लिक का मतलब बेटा यहाँ पर है गवर्नमेंट। पब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पर बेटा? गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनेंस का मतलब किससे लेने देना है? पैसों से लेने देना है। तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है। गवर्नमेंट पैसा कहाँ खर्चा करता है, किस जगहों पर खर्चा करता है, और उन खर्चों के लिए गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस। मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की इनकम। तो पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट। तो पब्लिक फाइनेंस द स्टडी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज मतलब गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं और डिटेल में आप बीकॉम में पढ़ोगे पब्लिक फाइनेंस के बारे में। ठीक है, उसके अगला टॉपिक है आपका फिस्कल पॉलिसी। और ये फिस्कल पॉलिसी क्या है? देखो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है, फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है ऑफ टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग या पब्लिक बोरिंग। देखो साल भर का एनुअल बजट बनता है, आप लोग पता है कि नहीं पता है? हर साल एनुअल बजट बनता है। तो जब एनुअल बजट आपका हर साल बनता है तो उसमें कहाँ से टैक्सेशन का मतलब है कहाँ से इनकम करनी है, कहाँ पर उस पैसे को खर्चा करना है और कितना पैसा हमें डेप्ट लेना है, कितना पैसा चुकाना है, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? फिस्कल पॉलिसी में। फिर से समझो, एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पैसा कहां से अर्न करना है, कहां से कमाना है, कहां पे स्पेंड करना है, और बोरिंग करनी है तो कहां कहां से ले सकते हैं या फिर कहां पे चुकाना है, ये सारी जो पॉलिसी बनती है एक अकाउंटिंग पीरियड में, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फिस्कल पॉलिसी। क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है, आगे देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। जब फिस्कल पॉलिसी बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे काम आते हैं? तो देयर आर मेनली 3 इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। नंबर 1 टैक्सेशन, नंबर 2 पब्लिक एक्सपेंडिचर, नंबर 3 पब्लिक डेट। टैक्सेशन को आप पब्लिक रेवेन्यू भी एक तरह से कह सकते हो कि गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती है। तो ज्यादातर मोस्टली पैसा टैक्स से आता है तो इसलिए टैक्सेशन यहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टैक्सेशन की, या पब्लिक रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, इसमें नहीं लिखा है। सिंपल सी चीज है, देखो इस चैप्टर में पब्लिक का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। तो पब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पर? गवर्नमेंट। और रेवेन्यू का मतलब क्या है बेटा? इनकम। तो गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहाँ से होता है, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से अर्न करती है, कितना अर्न करती है, कैसे कर सकती है, ये सारी चीजें आप पब्लिक रेवेन्यू पढ़ते हो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका टैक्सेशन। तो टैक्स सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे बड़ा रिसोर्स है, एक जरिया है जिसके आप गवर्नमेंट पैसा अर्न करती है। ठीक है, टैक्स का मतलब समझते हो? टैक्स का मतलब होता है एक कंपलसरी पेमेंट है। क्या ये एक कंपलसरी पेमेंट है जो कि हर आदमी को देना पड़ता है। जैसे अगर आप मान लो 10 लाख रुपए कमाते हो, ठीक है, तो आपको 10 लाख में 1 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब ये 1 लाख नहीं है, एक समझाने के लिए मैंने बोला, कुछ पैसा फिक्स पैसा आपको अलग अलग कंट्री में अलग अलग इनकम के हिसाब से रहता है, वो आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब जो गरीब है उनका क्या सर? तो गरीब को तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन उनका टैक्स जो लगता है प्रोडक्ट पे लगता है। जैसे आपने मैगी खरीदा, बिस्किट खरीदा, आपने आटा दाल चावल गेहूं कुछ भी आप खरीद रहे हो, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, तो उसमें आपको टैक्स पे करना पड़ता है जो जीएसटी के जरिए से रहता है, उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है जो कि सबको देना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अ कंपलसरी कंट्रीब्यूशन क्या है? कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम अ पर्सन, किसी पर्सन की तरफ से, टू द गवर्नमेंट, कोई पर्सन गवर्नमेंट को पैसा देगा, टू डिफरे द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल, जिसका फायदा सबको मिलेगा। देखो जैसे मान लो ये एक पर्सन है, इनका नाम है मिस्टर ए। अब ये 10 लाख रुपए कमाए एक महीने में,
या मान लो साल भर का इनका 1 करोड़ की इनकम है, तो 1 करोड़ रुपए में इन्होंने मान लो 2 लाख रुपए टैक्स दे दिया, ठीक है। तो ये 2 लाख का जो टैक्स है इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? कॉमन इंटरेस्ट सबको मिलेगा, है ना। इसी पैसे तो गवर्नमेंट खर्चा करती है, पार्क बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है, वेलफेयर का काम करती है ना, स्कूल खुलवाती है, तो इसी सारे पैसों से करती है। कॉमन इंटरेस्ट, जो कॉमन इंटरेस्ट हो, किसी एक के इंटरेस्ट की बात नहीं होती है, पब्लिक के कॉमन इंटरेस्ट की बात होती है। रोड बनवाना, ब्रिज बनवाना, पुल बनवाना, ये सारी चीजें विदाउट रेफरेंस टू स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को स्पेशल बेनिफिट मिलेगा कि हमने टैक्स दिया तो हमको अलग से बेनिफिट मिलेगा, आपके घर के सामने रोड बन जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है, ठीक है। रोड का मतलब सब के लिए, कहीं भी आप उससे पूछ नहीं सकते भैया मेरा पैसा कहाँ खर्चा कर दिया, आपको टैक्स दे दिया, आप काम खत्म, ठीक। आगे देखो टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स टैक्सेस में 2 तरह टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके लिए मैं एक आपको तरीका देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स याद रखना, मेरे हिसाब से डायरेक्ट टैक्स जो होता है, एक एलोपैथिक का नाम सुना है? एलोपैथिक दवाएं जो कि कड़वी दवा होती है, सुना है? तो डायरेक्ट टैक्स को समझ लो आप, ये एलोपैथिक है। एलोपैथिक मतलब ऐसी दवा जो बहुत कड़वी होती है लेकिन आपको क्या करनी पड़ती है? खानी पड़ती है। कड़वी होती है लेकिन आपको खानी पड़ती है। मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब ये देना पड़ता है, डायरेक्ट किसी इंडिविजुअल पर लगता है। किस पे लगता है? इंडिविजुअल पर लगता है, डायरेक्टली लगता है। कैसे लगता है भाई? डायरेक्टली मतलब आप 10 लाख रुपए कमाते हो, चलो ठीक है 10 लाख कमाते हो, 1 लाख रुपए आप गवर्नमेंट को दो। अब इसको बड़ा तकलीफ होगा ना यार, 10 लाख रुपए मैं कमाता हूँ, 1 लाख रुपए मुझे देना पड़ रहा है, बड़ी तकलीफ होगी, दर्द होगा कि नहीं? भाई मेहनत मैं कर रहा हूँ, अब पैसे जाके गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, लेकिन देना पड़ता है। तो ये इंडिविजुअल सब पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसकी इनकम के हिसाब से। अब जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है कोई, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पे तो बेटा पूरा ही लगता है। मतलब पूरा का मतलब गवर्नमेंट की एम्प्लॉय जब सैलरी आती है तो सैलरी से ही कट जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो पैसा भेजती है सैलरी का, तो उसी में से आपका टैक्स कट करके आपको भेजती है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? आपको मैंने डिबेंचर में बताया भी था कि टीडीएस कट के आता है, ठीक। आगे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका होम्योपैथिक की गोली की तरह होता है। होम्योपैथिक समझते जो मीठी मीठी होती है, मतलब दो बीमारी भी ठीक हो जाती है और पता भी नहीं चलता, भाई कड़वी भी नहीं लगती है, उस तरह होता है। मतलब सर, मतलब ये कि जैसे आप गए मैगी खरीदने, मैगी आपने खरीदी 14 रुपए की, 14 रुपीज़ की, तो उसमें 2 रुपये जीएसटी का इंक्लूडेड जीएसटी, तो आपने टैक्स पे कर दिया। आप मूवी देखने गए, 200 रुपये टिकट है, उसमें 50 रुपये टैक्स है। आप मैकडोनल्ड में बर्गर खाने गए 60 रुपये का, उसमें 20 रुपये क्या है? टैक्स है। तो कहने का मतलब क्या? इनडायरेक्टली लग रहा है। आप डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा पैसा तो इनडायरेक्ट टैक्स पे दे देते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं चलता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देते हो, प्रोडक्ट पे देते हो, और लेकिन और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये इनडायरेक्टली होता है जो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। ये क्या होता है बेटा? डायरेक्टली होता है। तो आप हर तरह से गवर्नमेंट को पैसा दे ही रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। 2021 वाले में जब आपके में आया था ये क्वेश्चन कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। क्लियर? उसके बाद बेटा आपका अगला होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इसको भी यही समझा के खत्म करता हूँ, देखो जल्दी से। अच्छा नोट्स आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो वहाँ पे आप लोग। अब ये पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे। तो गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंस है, गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के जितने भी खर्चे हैं, जो कहाँ भी खर्चा करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर। क्लियर है? सिर्फ मीनिंग ही है आपका। अच्छा पब्लिक एक्सपेंडिचर की इंपॉर्टेंस भी है, वो भी मुझे बताना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर की जितनी भी इंपॉर्टेंस है वो देखते हैं, और आपके टाइप्स ऑफ टैक्सेस है वो भी देखते हैं, और चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करते हैं 1 शॉट के अंदर। चलिए स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा। हाँ बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस में प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, रेग्रेसिव है और डिग्रेसिव टैक्स है। ठीक है, तो ये चारों के चारों टैक्स देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में 2 नंबर में और 4 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। 2 नंबर में देखेगा तो 1-2 पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, लेकिन लॉन्ग में देखिएगा तो चारों पूछ लेगा। ठीक है, तो अब देखो ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है। पहले देखो प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब होता है, मान लो कि कोई पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर एलेक्स। क्या नाम बेटा? मिस्टर एलेक्स।
तो मिस्टर एलेक्स की इनकम मान लो 1 लाख रुपए थी, ठीक है, कितनी थी 1 लाख रुपीज़ थी, ऐसे लिख लेते हैं 1 लाख रुपीज़ थी। तो ये टैक्स कितना देते थे 10%। जब इनकी इनकम 2 लाख हुई टैक्स कितना देते हैं 10%। 3 लाख हुई कितना देते हैं 10%। कहने का मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है लेकिन टैक्स रेट क्या है बेटा फिक्स है। तो ऐसा टैक्स जहां पर जो कंट्री फॉलो करती है कि अगर इनकम बढ़े या ना बढ़े कांस्टेंट रहे, तो लेकिन टैक्स रेट हमेशा क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। इनकम बढ़ती भी है तो टैक्स रेट क्या रहता है फिक्स रहता है। तो ऐसे टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनल टैक्स। जब when income increases but tax rate is constant then it will be called proportional taxation। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हो गया, ठीक है। नंबर 2 प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। मीनिंग देख लेना बुक में लिखी हुई है, नहीं तो अपने से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर फिर से मिस्टर ग्रीन, इनका नाम है मिस्टर ग्रीन। अब मिस्टर ग्रीन क्या करते हैं भाई, मिस्टर ग्रीन जो है इनकी इनकम 1 लाख रुपए थी तो 10% था। 2 लाख रुपए हुई टैक्स रेट हो गया 12%। 3 लाख रुपये हुई टैक्स रेट हो गया 14%। 4 लाख रुपीज़ हुई टैक्स रेट हो गया 16%। मतलब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट भी इंक्रीज हो रहा है, टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। देन इट विल बी कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव मतलब नाम में ही लिखा है, देखो प्रोग्रेस हो रहा है, इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्लियर। नंबर 3 रेग्रेसिव टैक्सेशन। इसका उल्टा होता है, रेग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव का अपोजिट होता है। मतलब इनकम 1 लाख रुपए थी टैक्स रेट 20% था। इनकम 2 लाख रुपए हुई टैक्स रेट 16% हो गया। इनकम 3 लाख रुपीज़ हुई 12% हो गया। तो जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी कम होता जाएगा। क्लियर हो रही बात? इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और लास्ट क्या होता है बेटा डिग्रेसिव टैक्स। डिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है, ये एक तरह से भी लिख सकते हो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्स एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोपोर्शनल और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, मिक्सचर होता है। मतलब देखो डिग्रेसिव में इनकम 1 लाख थी टैक्स रेट 10%। इनकम 2 लाख हुई टैक्स रेट 12%। इनकम 3 लाख हुई टैक्स रेट 14%। इनकम 4 लाख हुई टैक्स रेट 14%। इनकम 5 लाख हुई टैक्स रेट 14%। मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रहा है एक टाइम तक, यहाँ तक, फिर इनकम बढ़ रही तो टैक्स रेट क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है बेटा, ये सिग्निफाई कर रहा है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है टैक्स बढ़ता है, बट एक टाइम आने के बाद इनकम जितनी भी बढ़े टैक्स क्या हो जाता है कांस्टेंट हो जाता है। शुरू में तो बढ़ता है बाद में कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ रही बात? इसको बेटा हम लोग बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। क्या बोलते हैं डिग्रेसिव टैक्स। अगर इसी चीज को मुझे दिखाना हो कर्व में तो कैसे दिखाएंगे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अब ये मुझे बताओ जल्दी से प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है कांस्टेंट रहता है, तो ये हो गया प्रोपोर्शनल टैक्स, यहां पर लिख लो प्रोपोर्शनल टैक्स। समझ में आ गया है ना, क्लियर है? अच्छा अब दूसरा प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेस यानी कि ऊपर की तरफ जाता है, इनकम बढ़ रही है, ये तो मिटा दिया मैंने, इनकम बढ़ रही है टैक्स रेट बढ़ रहा है, यानी कि ये चला गया प्रोग्रेसिव टैक्स। पेपर में दिखा देना एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। रिग्रेसिव टैक्स यानी कि नीचे जाता है, रिग्रेसिव टैक्स भाई हो गया। उसके बाद क्या है डिग्रेसिव टैक्सेशन। डिग्रेसिव में क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले बढ़ेगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा डिग्रेसिव टैक्स। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसकी इंपॉर्टेंस, और फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग, और आपका चैप्टर हो जाए कंप्लीट। जल्दी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आगे बढ़ते हो देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर अब क्या होता है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पब्लिक का मतलब होता है यहाँ पर गवर्नमेंट,
और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चे। तो गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट कहाँ पर खर्चा करती है, क्यों खर्चा करती है, भाई गवर्नमेंट किस लिए खर्चा करेगी, डेवलपमेंट करने के लिए, रोड, ब्रिज, पुल, पार्क, हॉस्पिटल, स्कूल वगैरह बनवाती है ना, ये सारे खर्चे करती है। तो गवर्नमेंट जो खर्चे करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर करते हैं, ठीक है। तो अब आगे इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, तो इतना डिटेल में मत करना, आपको मैं 5 पॉइंट जो बता रहा हूँ समरी में से, देखो स्क्रीन पे आ रही है, बस इसी को लिख के चले आना, सेम टू सेम आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इट हेल्प द इकोनॉमी इन अटेनिंग हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इट हेल्प द इकोनॉमी हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नंबर 2, इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, ये करता है हेल्प करता है प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, प्रमोट करता है इकोनॉमी में, ठीक है, पैसा वगैरह लगाता है तो इकोनॉमी को क्या करता है, प्रमोट करता है। नंबर 3, इट इज अ पावरफुल वेपन इन ब्रिंगिंग आउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इट इज अ पावरफुल वेपन, एक तरह से ये हथियार है लोगों के लिए, वेपन है किसकी भी इनकम जो है और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करने में। नंबर 4, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अच्छे मतलब ब्रिज का मतलब रोड, डैम, पुल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ों में काम आता है। इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन में वेल्थ में हेल्प करता है, अमीरों से पैसा लेके गरीबों में खर्चा करता है, ठीक है। नंबर 5, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी कैन बी इफेक्टिवली यूज इन ब्रिंगिंग अबाउट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखने में काम करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो यही 5 पॉइंट लिख के चले आना, बस उसको डिटेल में पढ़ने की इतनी आपको जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? चलो, तो ये हो गया पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब आगे चलते हैं पब्लिक डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये पब्लिक डेप्थ क्या होता है? पब्लिक डेप्थ का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है बेटा? कर्जा। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, तो पब्लिक डेप्थ का मतलब गवर्नमेंट का कर्जा। तो गवर्नमेंट ने कितने कर्जे ले रखे हैं जहां से भी, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, डेप्थ लेती है। जब उसका मतलब पैसों की दिक्कत हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है, डेप्थ लेती है। पब्लिक डेप्थ रेफर्स टू द बोरिंग बाय द गवर्नमेंट लोन फ्रॉम इट्स रेसिडेंट एंड नेशनल ऑफ अदर कंट्री, चाहे अपनी कंट्री से ले, लोगों से ले, चाहे किसी दूसरी कंट्री से लोन ले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डेप्थ, मतलब गवर्नमेंट के डेप्थ, गवर्नमेंट के कर्जे, ठीक है। तो अब आगे है मेथड्स ऑफ डेप्थ रिडेम्पशन। अब उसको हम चुकाएंगे कैसे? भाई गवर्नमेंट ने कर्जा तो ले लिया, अब उसको गवर्नमेंट चुकाती कैसे है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान देखना। सबसे पहला रिपुडिएशन ऑफ डेप्थ। रिपुडिएशन ऑफ डेप्थ का मतलब होता है रिफ्यूज टू डेप्थ, मतलब सर रिफ्यूज कर दो, मना कर दो, गवर्नमेंट डेप्थ देने से मना कर देती है कि भाई हम नहीं देंगे डेप्थ, क्या कर लेंगे आप? समझ में आ रही बात? सर ये क्या बता रहे हैं? हाँ, ये भी एक तरीका है, आपने किसी से कर्जा लिया, आप रिफ्यूज कर दो कि भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा रियरली होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो लिखा भी है, रिपुडिएशन मीन्स रिफ्यूज टू पे अ डेप्थ बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रिफ्यूज कर दे। When the government repudiates public debt, it does not recognize its obligation to pay the loan. अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया देने से, तो इसका ऑब्लिगेशन नहीं है, पे नहीं करेगी, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है रेयरली, हाँ, अब कोई हमला तो कर नहीं देगा डेप्थ के लिए, ठीक है। तो ये जनरली देखने को नहीं मिलेगा, बट ऐसा भी तरीका होता है, यूज लोग करते हैं। क्या? रेपुडिएशन ऑफ डेप्थ, गवर्नमेंट पैसा देने से मना कर दे। नंबर 2, रिफंडिंग। रिफंडिंग का मतलब, भाई मान लो मैंने एक लोन ले रखा है 5 लाख रुपए का ए से, अब मुझे बी, अब ए का टाइम पूरा हो गया, मैंने क्या किया, ये 5 लाख रुपए बी से लिया और ए को दे दिया। अब सी को लेना है, सी से लिया, ए को पे कर दिया, फिर डी से लिया, सी को पे कर दिया, मतलब रिफंडिंग, एक से लेके दूसरे को लोन पे कर देना। इस तरह से भी गवर्नमेंट टेक्निक यूज करती है। नंबर 3, डेप्थ कन्वर्जन। डेप्थ कन्वर्जन का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं पे कर पाती है, तो एक तरह से आप क्या करते हो, गवर्नमेंट एक नया न्यू लोन ले लेती है और उसका टैक्स रेट बढ़ा देती है, मतलब टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्थ कन्वर्जन। मतलब गवर्नमेंट लोन तो नहीं रीपे करती है, लेकिन टैक्स रेट को क्या कर देती है बेटा, बढ़ा देती है और नया लोन ले लेती है। तो उससे टैक्स रेट ज़्यादा देना पड़ता है, लेकिन उसको चुकाना नहीं पड़ता है। नंबर 4, बजटरी सरप्लस। हर साल एनुअल बजट बनता है, तो उसी में ही हम लोग क्या करते हैं, बजट में ही अपना अलग से पैसा निकालते हैं डेप्थ के लिए भी, कि इतना पैसा हमारा कहाँ जाएगा, डेप्थ को चुकाने में जाएगा। 100% है, 10% हम लोग क्या करेंगे, बजट को चुकाने में यूज़ करेंगे। नंबर 5, टर्मिनल एन्युनिटीज़
अभी टर्मिनल एंट्रीज क्या होता है, अंडर दिस मेथड द गवर्नमेंट पेज देव इन इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब जब इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे पैसा, इंस्टॉलमेंट समझते हो भाई, बात होगी हर साल हम लोग आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, जितना भी डेप्थ है, एनुअल इंस्टॉलमेंट जब पे करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल एन्युटी, जैसे ईएमआई होता है ना, उसको बोलते हैं। नंबर 6 सिंकिंग फंड्स। सिंकिंग फंड का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट सेपरेट फंड बचा कर रखती है। कौन सा पैसा बेटा, सेपरेट फंड, समझते हो, अलग से पैसा। भाई मुझे मान लो 1000 रुपये आज इनकम हुई, 1000 रुपये में मैंने 50 रुपीज़ क्या करे, 1000 रुपये मैंने 50 रुपीज़ दे दिए, किसको किसको दे दी, बोलो बोलो बोलो, गुल्लक में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, गुल्लक में ना, 950 अलग कर दिया। अब जो गुल्लक में डाल रहा हूँ ना अलग से पैसा, वही तो है सिंकिंग फंड, वही तो है सेपरेट फंड। भाई मैंने कहा इतना तो है, इतना रुपए मैं अलग से रख लेता हूँ डेप को चुकाने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग फंड। आपके में 8 दिया है, 6 इनफ है, इतना देख के चले जाना। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब लास्ट टॉपिक है आपका बेटा डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग, देखो इसकी मीनिंग स्क्रीन पे आ रही होगी। क्या लिखा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स मीटिंग द डेफिसिट बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेवेन्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। मतलब कभी ऐसा हो जाए कि जब घाटा हो जाए, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए, है ना, आपकी इनकम से, मतलब जितना भी आपका बजट बनाया था वो क्या हो गया, आपने जो बजट बनाया था उसका एक्सपेंडिचर उससे ज़्यादा हो गया। अब क्या करें, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, न्यू करेंसी छापते हैं। समझ में आ रही बात, मतलब जब आपका बजट ज़्यादा हो जाए, है ना, तो आप क्या करते हो, नई नोट छापना पड़ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट का मतलब होता है लॉस, घाटा हो जाना। समझ में आ रही बात, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स मीटिंग द डेफिसिट, जो भी डेफिसिट हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू थ्रू द क्रिएशन ऑफ न्यू मनी। तो जब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कंपेयर टू हमारी इनकम, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग को न्यू मनी जो है छापनी पड़ती है, प्रोड्यूस करनी पड़ती है, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। सिर्फ मीनिंग है और इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है बताओ, तो इसको देख लेना। आपका चैप्टर होगा कंप्लीट, बाकी कोई भी टॉपिक चैप्टर में है नहीं, सब कटा हुआ है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, टेंशन मत लो। आज ही नेशनल इनकम भी आज से 18 चैप्टर कराऊंगा, 19 कराऊंगा, सब कुछ करा दूंगा यार, काहे टेंशन ले रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो बहुत स्पीड में कराऊंगा, कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से नहीं हो पा रहा था, बट अब होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रात दिन सब कॉमर्स इकोनॉमिक्स अकाउंट एक कर दूंगा आप लोगों के लिए, 1 शॉट हो चाहे कुछ भी हो, आपके लिए आएगी वीडियो, आप लोग टेंशन लेना बंद कर दो बस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।